ओके कंटिन्यू। ओके तो ये हो गए थे पॉइंट्स हमारे ऑफलाइन मोड पे। आते हैं इंटरनेशनल गुडविल। अब सर ये क्या है, देखिए हर कंट्री कोई ना कोई गुड्स से रिकॉग्नाइज होती है, क्योंकि उस कंट्री के पास सरप्लस गुड्स होता है जिससे वो अपने देशवासियों की भी पूर्ति कर पाती है, और बल्कि वो जो सरप्लस बचता है वो एक्सपोर्ट करती है, जिससे उसकी रिकॉग्नाइज होती है पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और उससे उसको बोलते हैं इंटरनेशनल गुडविल। फॉर एग्जांपल आप देखिए, इंडिया इज बिलोंग्स टू प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी इंडिया के पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो सरप्लस है। कहते हैं ऐसे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कहते हैं, यानी अमेरिका वाला बच्चा हो या इंडिया वाला बच्चा हो, यही कहता है कि इंडिया इज बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, यानी इसका मतलब कि इंडिया के पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो खुद के पूर्ति तो कर ही पाती है, साथ में जो बचता है वो एक्सपोर्ट करती है। तब देखिए आज जैसे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है जिनको हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देते हैं। एग्जांपल लेस, आप देखिए लेस जो है ना, लेस को पूरा पोटैटो सप्लाई हमारे फार्म से होता है, हमारे इंडिया से होता है पूरा। तो ये जो पोटैटो सप्लाई हो रहा है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ही कमाल है, जिससे हमारी पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक गुडविल जम जाती है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में प्राइमरी आता है, क्योंकि उसके पास सरप्लस रिसोर्सेस है। वैसे अगर मैं देखो यूएसए इज बिलोंग्स टू डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स, रशिया, यूएसए, ये जो ना ये डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। यानी जैसे एग्जांपल अभी देखिए हमने राफेल लिया ना, राफेल देखा है आपने, अभी हमने लड़ाकू विमान लिए राफेल, तो ये राफेल जो आए हमारे पास ये रशिया इनसे आए, तो ये जो यहाँ से जो आए तो इसका मतलब है कि यहाँ से उसकी इंटरनेशनल गुडविल बन गई कि हर कंट्री कोई ना कोई गुड्स को सप्लाई कर रहा है, जिससे उसकी इंटरनेशनल मार्केट में पूरी गुडविल जम जाती है। यानी अमेरिका वाले बच्चे को भी यही सिखाया जाता है कि इंडिया के पास खेती बाड़ी ज्यादा है, इंडिया प्राइमरी सेक्टर में बहुत आगे है, और इसका रीजन क्या है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सभी मौसम है, लेकिन बाकी लोगों के पास सभी मौसम नहीं है। आप देखिए ना अमेरिका में 8 महीने ठंडी होती है, 2 महीने बारिश होंगी या गर्मी होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम 12 महीने के पीरियड में तीनों इक्वल में एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल हो रही है। अब बताओ इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल कब होगी, जब कॉमर्स होगा। कैसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स एक्टिविटी। तो दैट्स व्हाई जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, इससे इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल पता चलती है। अब आप भी देखिए पाकिस्तान है, क्या है, बोलते पाकिस्तान के आटा लेने का भाव भी उनका महंगा हो गया है, 2-3 हजार रुपए किलो उनका आटे का भाव चल रहा है। तो ये जो चल रहा है सिस्टम, ये क्यों चल रहा है। अब आप बताइए, हम इंडिया जाते, हमारे को लोग वेलकम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज मोदी जी हमारी इतनी अच्छे से पहचान करके आए सबकी तरफ, कि कुछ कंट्री तो बोलती है तुम आओ, तुम्हारे लिए फ्री वीजा, आओ सिर्फ हमारे पास घूमने आ जाओ, बराबर कि नहीं। जितना सेफ्टी से हमारे यहाँ पे टूरिज्म, मतलब अमेरिकन वगैरह आते हैं यहाँ पे सेफ्टी से, उतना पाकिस्तान आते क्या, नहीं। अब आप ही देखिए पाकिस्तान में एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है, कहते हैं गुरु नानक साहिब जी जो थे वो वहां पे बकायदा गए थे, तो वहां पे बहुत बड़ा मतलब उनका दरबार है, यानी इन शॉर्ट गुरुद्वारा है। तो वो गुरुद्वारा जाने के लिए भी आज हम इंडियन अगर सोचते हैं तो बोलते नहीं बाबा रहने दो, इतनी खतरनाक एरिया में कौन जाएगा। पाकिस्तान सुनते थे हमको लगता कोई धमाके वमाके होंगे, आप ना पाकिस्तान इमेज आ गई तो क्या होता, ऐसा लगता भाई धमाके, ऐसे अजीब ही फील आता है बहुत। वैसे ही आप देखिए हम जब बाहर जाते हैं हमको लोग वेलकम करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग जाते हैं बाहर तो उनकी इज्जत क्या है, उनको तो पूरा आधा नग्न कर देते हैं, बोलते कि नहीं पहले चेक करो पूरा, कहीं बम बम तो लेके नहीं आया। यानी इमेज बनी हुई है ना उनकी कि भाई टेररिस्ट जो है वो कहां से होता है, पाकिस्तान से। हमारे कभी इंडियन को बोला टेररिस्ट, बताओ मुझे कभी आज तक बताओ कौन है इंडियन टेररिस्ट, कोई नहीं है आज तक। तो कहने का भाव यही है हमारे लिए कि जो इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे हमारी जो गुडविल बनी हुई है वो हमारे बिजनेस ने बनाया हुआ है। आज यूएसए को हम क्यों इतना डेवलप कंट्री, विकसित राष्ट्र में देखते हैं, बताओ, क्योंकि यूएसए ने अपना बिजनेस उतना डेवलप किया हुआ है।
तो दैट्स वाई उसकी वो इंटरनेशनल गुडविल पे, वो गुड इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वो गुडविल है। समझा कि आज अमेरिकन आते हैं, हम लोग बोलते हैं प्लीज मैडम फोटो फोटो फोटो, बोलते ही नहीं बोलते? तो क्यों बोलते बताओ? क्योंकि अरे भाई लगता है ना, मैं नहीं बोलता, मेरे सामने लोग बोलते इसलिए बोल रहा मैं, हाँ हम उनसे अच्छे ही है, टेंशन नहीं है हमको, बट होता है ना एक अलग। तो ये जो हमने उनका स्टेटस ऊपर बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है? रीजन यही है उनका कि उनकी जो बिजनेस है वो डेवलप्ड है, दैट्स व्हाई उनका इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल उतनी अर्न की हुई है, कंट्री की भी और उनके बिजनेस की भी। समझा क्लियर? नेक्स्ट है, बस इतनी है क्या? 8 ही है क्या? तो जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है उससे क्या होता है, उस कंट्री की उस प्रोडक्ट के लिए पहचान हो जाती है। जैसे हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, खाद वगैरह जो होते हैं ना, फर्टिलाइजिंग वगैरह, और यूएसए डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स करता है, मतलब एक्सपोर्ट, फिर रशिया भी करता है, ऐसे हर एक कंट्री के पास अपना अपना एक सरप्लस गुड्स है वो करता है। समझा? आपको मुल्तानी मिट्टी आती है? तो मुल्तानी मिट्टी वो पाकिस्तान से आती है, आपको बता दूंगा। समझा? क्लियर? ओके। राजस्थान से भी आती है हमारे, टेंशन नहीं है। तो करें ठीक है, समझ गया ना? अब आते हैं स्कोप। अब कॉमर्स में स्कोप क्या है? ये तो सब स्कोप मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। कॉमर्स के 2 हाथ है, ट्रेड और एड टू ट्रेड। अब ट्रेड में 2 हाथ है, बोलो, होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड और एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। A service sector which are supported to trade is known as aids to trade or auxiliary to trade। ये सब मैंने आपका फोक सिस्टम में पढ़ा दिया था। अब इसका लैंग्वेज में चलूं फटाफट। ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। फिर इंटरनल ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, होलसेल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप के होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रपोर्ट। और एड्स टू ट्रेड ये सारी ऐसी सर्विसेज है बच्चा, कौन सी बताओ, जो इस ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट, इसमें से अगर एक भी सर्विस सेक्टर ब्लॉक हो गया, बंद हो गया किसी कारणवश, हमारा पूरा ट्रेडिंग साइकिल रुक जाएगा पूरा। अब सर इंश्योरेंस कैसे काम करता है? आप बस पूछो, आज पूछो आप ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर से, वो विदाउट इंश्योरेंस अपनी गाड़ी लोड ही नहीं करेगा। गाड़ी लोड से लेकर अनलोड तक की पूरा इंश्योर्ड होती है एक्चुअली, बराबर दिवेश? तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी ये सर्विस सेक्टर जो है अगर कॉम्पिटेंटली चलेगा तो ट्रेडिंग सिस्टम चलेगा। और यही है कॉमर्स का स्कोप। अगर आपको आता है स्कोप ऑफ कॉमर्स या टाइप्स ऑफ कॉमर्स, तो आपको ये पूरा लिख के आना है, ठीक है? 8 मार्क का आएगा, 8 मार्क का, बता दे रहा मैं। अब इट्स अप टू यू नाउ। अब मैंने आपको लैंग्वेज दी हुई है, चलो पढ़ते हैं, ध्यान दो। पहले बताओ यहां तक ये सारे कंसेप्ट क्लियर है? इसमें कोई कंसेप्ट है जो मुझको बताना जरूरी है? अभी मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है पिछले कुछ दिनों में। इसका लिखा हुआ नहीं क्या डेटा आपके पास है ना? पीबीओ की नोट्स में लिखा हुआ है ना? स्कोप ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ नहीं है क्या? ट्रेड एड्स टू ट्रेड लिखा हुआ है ना लैंग्वेज में? एक मिनट, कॉमर्स एक बार पढ़ लेते हैं। आपकी नोट्स आपके पास रेफर है, प्लीज दीजिए नोट्स मुझे। ओके, विशाल खड़े रहो। चलिए, ओके। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। क्योंकि इंटरनल ट्रेड को भी ट्रेड बोलते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड को भी ट्रेड ही बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड डोमेस्टिक मार्केट में होता है और एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो फॉरेन मार्केट में होता है। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। विद यानी मनी ट्रेड और विदाउट यूज यानी बार्टर ट्रेड। अब सर बार्टर ट्रेड आज भी चलता है? यस। सुनो, 2 कंट्रीज आपस में बार्टर ट्रेड करती है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा अभी कोरोना में, नोटिस करो हमारे पास ये इसकी पैरासिटामॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है और यही किल्लत पहुंच गई थी कहाँ पे? यूएसए में। और कह रहे थे कि जब कोरोना में बुखार आ रहा था तो पैरासिटामॉल से वो ठीक हो रहा था, तो तब यहाँ से कंट्री ने, हमारी कंट्री ने पैरासिटामॉल्स के लिए यूएसए या फिर जो कंट्रीज एकदम बहुत गहराई से, जैसे
बहुत गहराई से चपेट में आ गई थी कोरोना के, तो उनको हमने पैरासीटामोल सप्लाई किए थे। फिर वो कंट्री ने हमको भी वैक्सीन सप्लाई किए थे। तो ऐसे दो कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करती रहती है गुड्स की। तो इस तरीके से ये बार्टर सिस्टम हुआ। क्या हुआ? ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स। तो आज भी बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिग्री में है जो होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? बार्टर सिस्टम आज भी है कहीं ना कहीं। ट्रेड में बी द बार्टर ट्रेड और मनी एक्सचेंज। इन बार्टर सिस्टम गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इन मनी एक्सचेंज गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर मनी। अब बताया ना आपको मैंने कि दो कंट्रीज आपस में बार्टर सिस्टम से गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करती है। ट्रेड कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अब ट्रेड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होम ट्रेड यानी इंटरनल ट्रेड, और दूसरा आता है एक्सटर्नल ट्रेड। ध्यान दो। अब होम ट्रेड किसको बोलेंगे देवेश बता? जहां पे बायर और सेलर सेम कंट्री से बिलोंग करता हो, है ना? सेम यानी होम कंट्री से, ना डोमेस्टिक कंट्री से। लेने वाला भी होम कंट्री का और खरीदने वाला भी। और होम ट्रेड जो है वो सेम करेंसी में गुड्स एक्सचेंज होते हैं, सेम करेंसी में यानी मनी के फॉर्म में। इंडिया में मनी चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, और दुबई में यूरो चलता है। यूरो धर्म सॉरी क्या चलता है? धर्म। हाँ, दुबई में धर्म चलता है। तो अपना अपना करेंसी है। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। इट यूजेस लोकल करेंसी। अंडरलाइन करो, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। लोकल करेंसी फॉर द गुड्स। होम ट्रेड अगेंस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से बताओ? होलसेल ट्रेड और। अब होलसेल ट्रेड किससे कहेंगे मनीष बताओ? जब बाइंग और सेलिंग बल्क क्वांटिटी में क्या है? हाँ, तो उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और यानी इन शॉर्ट जब बायर बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है और उसी को वो सेल करता है लिमिटेड क्वांटिटी में, तो उसको अपन बोलते हैं होलसेल ट्रेड। अब यहाँ पे बायर ना बोलते हुए ट्रेडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेडर। क्योंकि जो बाइंग और सेलिंग करता है वो पर्सन को अपन ट्रेडर बोलते हैं। समझा आपको? क्लियर? अब यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है। इट्स द पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड वेयर द गुड्स आर परचेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर इन लार्ज क्वांटिटी एंड सोल्ड टू रिटेलर फॉर फर्दर ट्रेडिंग। मैंने आपको ट्रेडिंग साइकिल पढ़ाई हुई है। मैन्युफैक्चरर से गुड्स जाते हैं होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास। तो जो होलसेलर होता है होलसेल ट्रेड करके मैन्युफैक्चरर से बाय करता है गुड्स और रिटेलर को बेचता है, ताकि आगे वो ट्रेडिंग साइकिल बढ़ती रहे। द ट्रेडर हु कंडक्ट होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। क्या बोलते इसको हम? ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन। ये किसको जोड़ता है बताओ? प्रोड्यूसर को जोड़ता है किससे? रिटेलर से, क्योंकि ये पर्सन डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करता नहीं है। लिखा हुआ देखो, ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अब आते हैं रिटेल ट्रेड। अब लैंग्वेज जहां तक इजी है, ये अंदर का आप पूरा मन से लिख सकते हो, कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेटा 4 मार्क के लिए कितना आएगा, 8 मार्क के लिए कितना आएगा, वो एक बार कंपैरिजन कर लेना। रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड किसे कहेंगे बताओ बच्चा लोग? अरे बताओ, जब कोई ट्रेडर लिमिटेड क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है किससे? होलसेलर से, और सिंगल और स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है रिटेलर को, सॉरी कंज्यूमर को। किसको बेचता है? अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो उस ट्रेडिंग को हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। और जो पर्सन रिटेल ट्रेड करता है उसको बोलते हैं रिटेलर। क्या बोलेंगे उसको? समझा आपको? क्लियर? देखो वही लिखा हुआ है, द ट्रेड वेयर गुड्स आर परचेज फ्रॉम होलसेलर एंड सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर के आगे हमेशा अल्टीमेट क्यों लगता है बताओ? बताया हुआ है ना मैंने, क्योंकि कंज्यूमर एक के बाद एक अनेक होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए हमने यूज किया है वर्ड अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर के आगे हमेशा अल्टीमेट लगाना, ये फॉर्मल है उसका। इट इज नोन एज रिटेल ट्रेड। द ट्रेडर हु कंडक्ट रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर। ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ये जोड़ता किसको है? ये होलसेलर से लेता है माल और डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, तो ये जोड़ता है, जोड़ने वाला कड़ी है, इसलिए इसका नाम दिया लिंक। लिंक यानी जोड़ता है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड किसको बोलते हैं बच्चा लोग बताओ? देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखा होगी क्या? तो हाउ टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स लिखना है तुमको भाई, समझा हुआ सब है तुमको, आई नो दैट। अच्छा, फॉरेन ट्रेड का नाम क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड। एक और नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्लिक करो, लिखो इंटरनेशनल ट्रेड। विशाल
एनी इशू विशाल? अब व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? लैंग्वेज पढ़े पहले तो कंसेप्ट क्लियर है. द ट्रेड दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द बायर एंड सेलर फॉर टू कंट्रीज इज नोन एज एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड. जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होती है, जहां पे एक कंट्री से बायर बिलोंग करता है और दूसरी कंट्री से सेलर बिलोंग करता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. दिस टाइप ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ गुड्स इन करेंसी ऑफ कंट्री ऑफ सप्लायर. अंडरलाइन करो, ये आपको एमसीक्यू में आएगा. सप्लायर को लिखो ब्रैकेट में सेलर. अब बताओ इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, एक्सटर्नल ट्रेड, ये कौन से करेंसी में एक्सचेंज होगा? जिस जो सेलर है उसकी करेंसी में. जैसे एग्जांपल, अभी दुबई में इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते मिलते बोलते हैं, तो दुबई से मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाऊंगा, तो बताओ वो ट्रेड कौन सा? मैं इंडिया का हूं, तो वो हुआ ट्रेड कौन सा? बोलो फॉरेन ट्रेड. अब बताओ मैं बायर हूं कि सेलर हूं? यहाँ पे बायर, और सेलर कहां से? दुबई से. तो मेरे को करेंसी भी उसकी देनी पड़ेगी, सप्लायर की, यानी इन शॉर्ट सेलर की. समझा आपको? क्लियर? आगे बता रहा है एंड यूज ऑफ इंटरनेशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यस, अब यहां पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इंटरनेशनल होगा. अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट दो ही है, बोलो कौन से? बोलो. वाटरवेज और एयर ट्रांसपोर्ट. आपको पेपर में आएगा द मोड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इज डैश. रोड से बेटा कम होता है, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ पे धरती कम है और समुद्र ज्यादा है, तो इसलिए होता क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इंटरनेशनल है वो दो है. आपको इकोनॉमिक पढ़ाया था मैम ने कि 70% शायद 67%, 71 समथिंग परसेंट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से माल आता है. आज जो इतना भी इंपोर्टेड गुड्स है, सारे इंपोर्टेड गुड्स जो एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं वो सब वाटर ट्रांसपोर्ट से जाता है. बड़े बड़े वेसल्स है. आप देखो मोदी जी पता क्या कर रहे हैं? मोदी जी बंदरगाह बना रहे हैं. पहले हमारे यहाँ पे 3 ही इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मोड थे, सॉरी पोर्ट थे, सी पोर्ट, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली. नहीं, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई. मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, सॉरी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास. ये 3 पोर्ट्स अंग्रेजों ने बनाए हुए थे. आपको पता है 3 पोर्ट्स हमारे अंग्रेजों ने बनाए हुए थे. पूछो क्यों? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो ये इसी पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे कुछ को. और अब गुजरात में बना रहे पोर्ट. बड़े पोर्ट बनाने में करोड़ों रुपए लगते, करोड़ों. जैसे एयरपोर्ट है ना, वैसे सी पोर्ट को ज्यादा पैसा लगता है उसमें. पूछो क्यों? एयरपोर्ट से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सी पोर्ट से लगती है. पूछो क्यों? क्योंकि वो समुद्र के सतह पर जाकर बनता है, किनारे पे नहीं आता. बड़ी बड़ी वेसल जो है ना वो किनारे पे नहीं आ सकती है, इसलिए उसको समुद्र के आगे, यानी समुद्र का 1 किलोमीटर पूरा उसको वहां पे देना पड़ता है ताकि उसकी लेवल लगे. अरे बड़ी बड़ी जो वेसल होती है, वेसल्स, वो पोर्ट डायरेक्ट समुद्र के किनारे पे नहीं आती है. आप समझे क्या मुझे? हाँ, उसका पंखा नीचे अटेंगे ना, जो घूमता है उसका. दैट्स वाई आप जो बड़ी बड़ी क्रूज में जाओगे, क्रूज में भी, तो क्रूज डायरेक्ट आपको पोर्ट पे नहीं आती. क्रूज पोर्ट से भी, यानी समुद्र से 1 किलोमीटर तक पोर्ट पड़ा होता है, फिर 1-1.5 किलोमीटर तक के क्रूज वहां रुकी होती है. यहां से आपको छोटी शिप से वहां तक लेके जाना पड़ता है. तो कहने का मतलब यही है कि ये जो कॉस्टिंग है इसका बहुत महंगा आता है एक्चुअली. अरे नमक वाला पानी है ना, पूरा जंग लग जाता है ना. आप देखो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी महंगा है एक्चुअली, वाटर ट्रांसपोर्ट का एक्चुअली. तो दो मोड है. कौन कौन से? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर. अब तुमको अगर एमसीक्यू में दोनों आए तो क्या करोगे? लिखना तो एक ही है, तो वाटर करना. क्या कर रहा? क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है इंटरनेशनल वो वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है. समझा? क्लियर आपको बच्चा लोग? आगे क्या होता है यहाँ पे? फॉरेन ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन सा? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट. अब इंपोर्ट क्या होता है बताओ? जब बायर बिलोंग करेगा इंडिया से, होम कंट्री से, और सेलर बिलोंग करेगा फॉरेन कंट्री से, तो गुड्स इंपोर्ट होगा कि एक्सपोर्ट होगा? खरीदने वाला यहाँ पे है ना, तो गुड्स इन होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंपोर्ट. इंपोर्ट ट्रेड में जो गुड्स है वो विद इन कंट्री आएगा, बाउंड्री ऑफ कंट्री. और एक्सपोर्ट किसको बोलेंगे? जहां पे बायर बिलोंग करता होगा फॉरेन कंट्री से और सेलर बिलोंग करता होगा होम कंट्री से, और गुड्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री ऑफ कंट्री जाएगा, हमारे यहां से सप्लाई होगा, तो उस ट्रेड को अपन बोलते हैं एक्सपोर्ट. अब बताओ कौन सा अच्छा है देश के लिए, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट. जितना बढ़ेगा एक्सपोर्ट उतना हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी. मैंने आपको बताया कैसे,
जैसे हम लोग कोई अगर देश का नेचुरल रिसोर्स करके कोई प्रोडक्शन आ रहे हैं तो हम पूरा उतना ही पैसा नहीं लेते, हम ज्यादा लेते उससे पैसे। एग्जाम्पल देखो, मैंने देश का 2000 रुपए का खर्चा करके मैंने एसी बनाई, देश का 2000 रुपए। अब एसी को बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स यूज किए देश के, नहीं किए क्या, लोहा तांबा क्या क्या लगता है उसके अंदर, देखो ना आप, वो सब नेचुरल रिसोर्स यूज किए ना देश के। अब बताओ 2000 रुपए कॉस्टिंग में घर पे पड़ी, मेरे को उसको विदेश सप्लाई करना है फॉरेन में, तो क्या मैं इसको एक्सपोर्ट 2000 में करूंगा, क्या 10 में करूंगा? तो 2000 से कंपैरेटिवली 8000 रुपए ज्यादा आ रहे हैं ना हमारे पास, तो इससे देश की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। सिंपल फंडा होता है। जैसे जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही ज्यादा, वो कंट्री आज विकसित कंट्री है। अब इसमें सबसे बड़ा मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगा जापान को। पूछो क्यों? आपको मालूम है जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरह खत्म हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो न्यूक्लियर जब अटैक हुआ था उसके ऊपर, उसने अपने घुटने टेके थे। आज जापान की खुद की मिलिट्री नहीं है, क्योंकि यूएसए ने उसको एक शर्त पे छोड़ा था कि अगर तू खुद की मिलिट्री नहीं बनाएगा तो छोड़ रहा था मैं, नहीं तो अभी क्या अभी खत्म करता, चल एक और गुरुआ गिराऊंगा अभी, बोल क्या करता है कर ले। उसने अपने हाथ घुटने टेके, तू जो बोलेगा कर, क्योंकि उस टाइम पे उनके ऊपर था कि भाई कैसे तो भी जनसंख्या बच जाए वहां की, सोचने वाली बात है। और उस टाइम पे पता है क्या हुआ? उस टाइम पे जापान फाइनेंशियली न्यूक्लियर का अटैक का, आज भी वायरस वहां पता है आपको, न्यूक्लियर वायरस इतना खराब होता है कि आज भी वहां पे इर्द गिर्द वहां के लोग अभी भी अपाइज पैदा होते हैं। न्यूक्लियर वायरस बहुत खराब होता है, मालूम नहीं क्या आपको? वो पूरी हवा में फैल जाता है। तो आज भी वो एरिया दुनिया के हिरोशिमा नागासाकी, आज भी वो दुनिया का वो पार्ट बंद है, वहां पे जापान का कोई पर्सन जाता नहीं है एक्चुअली। अब सोचो, इतने बावजूद इतना सब सहने के बाद भी, और आज भी सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जापान के पास आता है, इसके बाद भी जापान आज डेवलप कंट्री में, उसका रीजन सिर्फ यही है, बिजनेस। पूछो क्यों? जब जापान का मिलिट्री पावर जब खत्म हो गया, जब जापान यूएस ने क्या बोला कि तेरे को हम प्रोटेक्शन देंगे, तू अपनी मिलिट्री मत बना, क्योंकि समझ गया था यूएस से कि अगर इसने अपनी मिलिट्री बनाई ना, और इनके पास इतना दिमाग है कि ये ऐसे हथियार बना देंगे कि हमको आज मैंने गिराया ना, ये 2 साल में खड़ा करके न्यूक्लियर अटैक हमारे यहां पे गिराएंगे। देखो, समझो स्ट्रैटेजी समझो। जापान ने क्या किया, बोला तू जो बोलेगा कर, हम नहीं करेंगे। वहां से आज भी उनकी खुद की मिलिट्री नहीं है। आपको पता है उनको पूरा प्रोटेक्शन कौन देता है? यूएसए। पता है ना आपको? अमेरिका देता है, अमेरिका उनको। अच्छा, फिर सर जो जापान के पास मैन पावर थे वो कहां गए? यानी आर्मी लोग। जापान की आर्मी को बिजनेस में डाला गया, हाँ, उनकी इफिशिएंसी हायर करने के लिए। अब आप सोचिए, वो उनके पास आज लेबर इतने कॉम्पिटेंट है कि हमारे यहां पे 8 घंटे में ठंडे आते, ठंडे, और वहां पे क्या है, वहां पे 15 घंटे काम करने की भी क्षमता रखते हैं वो लोग। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ छोड़ते नहीं काम को हाथ में, वो ऐसे डेडिकेटेड है वो लोग। रीजन क्या है उनको पता है? उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है। अब यही एक आज के एजुकेशन में अगर यही मिलिट्री ट्रेनिंग हर बच्चे को दी जाए, तो सोचो उनकी आगे चल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर क्षमता, इफिशिएंसी कितनी बढ़ेगी। क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, आपको पता है? अरे मिलिट्री ट्रेनिंग देखा है आपने कभी? कितनी टफ होती है वो। तो ऐसे हमारे इसमें भी परिवर्तन आ गया ना, हमारे लेबर भी आलसी नहीं होंगे। यहाँ के लेबर क्या है, 200 रुपए मिले, हफ्ता भर जाएंगे नहीं काम पे, हो गया ना। पूछो क्यों? गवर्नमेंट खाना दे रही है, फ्री में राशन दे रही है, 200 रुपए आगे आज के, हफ्ता चलेगा, देखेंगे हफ्ते के बाद क्या होगा। अरे भाई, मैन्युफैक्चरर बोलेगा मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं, कॉमर्स लगाऊंगा तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं, तू जा रहा आएगा नहीं, कैसे होगा फिर काम? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। इसलिए ही आज जापान विकसित डेवलप कंट्री है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रही है। आज हमने अपनी बुलेट ट्रेन कहां से बनवाई? जापान से। जापान के लेबर आए यहां बनाने, फिर मोदी जी बुलेट ट्रेन बना रहे, मालूम है आपको? इंडिया में कहां से बना रहे?
जापान से। आवाज नहीं, देखो यहां पे वही दिया है, import trade. Here the goods and services are bought from another country. The goods enter the boundaries of country. यहाँ पे क्या हो रहा है, goods enter a boundary of country. समझ में आ रहा है आपको क्लियर? नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ट्रेड. अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है बताओ? जहां पे गुड्स आउट ऑफ कंट्री जाता है. Here the goods and services are sold to another country, so the goods cross the national boundaries. हमारी इंडिया के बाहर जाता है वो. और इंटरपोर्ट क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. यानी क्या होगा, एक देश से माल बुलाओ, दूसरे देश से माल भेज दो, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कॉम्बिनेशन इंटरपोर्ट. आजकल बहुत चलने को मिल रहा है, दो कंट्रीज आपस में कट्टरवाद है, बीच में आके बेनिफिट ले लो. समझा कुछ तुमको? यूएसए और चाइना दोनों शक्ल देखनी पसंद नहीं करती एक दूसरे से. हमारा भी चाइना से कट्टरवाद चलता है, लेकिन थोड़ा 19-20 है, तो यहाँ के लोग क्या करते, चाइना से माल लेते, यूएस सप्लाई कर देते, खत्म. इंटरपोर्ट क्या होगा, ये इंटरपोर्ट. तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज इंटरपोर्ट. तो वही यहाँ पे भी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड. यहाँ पे क्लियर है? कल 8 to 8 पढ़ के हम यहाँ पे ये पार्ट को खत्म कर देंगे. ओके, कॉमर्स खत्म कल, आगे फिर इवोल्यूशन वगैरह देखेंगे. हैव अ नाइस डे, टेक केयर.